नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर अपने YouTube चैनल शांभवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चैनल जो कि समर्पित है राजस्थान में होने वाली उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को जिनमें हिंदी व्याकरण अपना एक अहम रोल अदा करती है, एक अहम भूमिका निभाती है। साथियों, पिछली कक्षा में हम टॉपिक पे आ चुके थे, व्याकरण पे आ चुके थे और वर्ण विचार पे हमने चर्चा की थी। और वर्ण विचार के तहत हमने कहा था कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित स्वरूप है, वह वर्ण है। और एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था, प्रश्न मैं आपको वापस बताऊंगा जी। यह प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, तो इसका जवाब है क्या? वर्ण। यदि आपको शब्द जब तक मौखिक या लिखित यदि दोनों नहीं बताया जाए और सीधा सीधा आपको कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वह है वर्ण। क्योंकि वर्ण की एक और परिभाषा हमारे सामने आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध आपको पहचानना है कि क्या है। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ ये चीजें मैं ही मानता हूँ ये चीजें बहुत अच्छी है। इस बहाने थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे कि किताबों को थोड़ा टटोला जाए, जिसके टुकड़े करना संभव न हो या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपको प्रश्न में मौखिक या लिखित इस प्रकार का कोई शब्द नहीं दिया जाए और सीधे सीधे आपको पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्यों है? कि मैंने जब आपको कहा था कि व्याकरण का हिंदी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, और मानक स्वरूप में दो चीजें कि व्याकरण की एक क्या कि व्याकरण, और दूसरा क्या? लिपि। तो किसी भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को जो लिखित रूप में मान्यता प्रदान करती है वह कौन है? लिपि है। क्योंकि ध्वनि कुछ भी हो सकती है, ध्वनि का जब तक एक लिखित स्वरूप नहीं आएगा, और वह जो लिखित स्वरूप है वही हमारे लिए सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है, क्योंकि वहीं से लिपि गढ़ना शुरू होता है, लिपि का अपना स्वरूप आता है, जितने ध्वन्यात्मक प्रतीक चिन्ह है उन सभी का। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है? वर्ण। यदि आपको नहीं पूछ दिया जाए क्या कि मौखिक और लिखित इस प्रकार के शब्द नहीं दिए जाए। उसके बाद हमने कल चर्चा की थी छोटी छोटी परिभाषाएं, वापस मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं। वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, देखिए सबसे छोट और एक ध्वनि। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, इसे हम क्या समझ सकते हैं? सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण क्या है? सबसे छोटी
लिखित इकाई या सबसे छोटी इकाई। ठीक है, दोनों ही परिभाषाएं हैं। यह क्या होगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, वाक्य क्या था, तो वाक्य क्या है, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे सबसे छोटी कहे या सबसे बड़ी कहे, एक ही बात है। जहां अर्थ स्पष्ट हो जाए वह वाक्य है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, इसे दो परिभाषाओं में पढ़ लेते हैं, सबसे छोटी इकाई या बड़ी भी कहे तब भी वाक्य ही है। बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। इसी की हम दूसरी परिभाषा देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, एक प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो वैसे भी मानता हूं हाँ इस परिभाषा को नोट करें, ये आपके काम की है और कल आपने नोट कर भी दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज हमारे सामने टॉपिक है और वह क्या है, वर्ण। ठीक है, जो हिंदी में हम वर्ण पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 52 है। देखिए 44 भी सही है, 52 भी सही है, 56 भी सही है, लेकिन हम यदि बात करें कि कुल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, तो ये संख्या अभी मैं यहाँ पे खाली रखता हूँ। इसका निर्धारण हम अंत में करेंगे कि 52 कहाँ, 44 कहाँ और 56 कहाँ। तो वर्ण जो है उसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि प्रथम जिसे क्या कहते हैं, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक है, स्वर की परिभाषा मैं आपको बता दूं तो देखें, लिखें आप। ठीक है, मैंने कहा प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा आपको, गलतियां होगी, गलतियों में सुधार होगा। लिखें, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा रहित हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा रहित हो, उन्हें स्वर कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है या स्वर कहलाते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा रहित हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन की परिभाषा आती है क्या, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण क्या हो, बाधा सहित हो, बाधा सहित हो, उन्हें, उन्हें
व्यंजन कह उन्हें उन्हें व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं, जो भी आप लिखना चाहे, दोनों ही सही है। ठीक है, परिभाषा नोट करें। अब बाधा रहित और बाधा सहित, इन शब्दों को हम समझेंगे कि क्या अर्थ होता है। ठीक है, परिभाषा नोट करें आप। ठीक है, देखिए बाधा रहित और बाधा सहित क्या अर्थ होता है। बाधा रहित यानी कि प्राणवायु जो है वह जब मुख से बाहर निकलती है तब मुख का कोई भी भाग ज्यादा सक्रिय न होकर प्राणवायु को सीधे सीधे बाहर फेंकता है बिना किसी कष्ट के। वहीं पे वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा सहित हो, बाधा सहित से देखिए, यदि रहित और सहित का मैं उदाहरण समझाऊं, आप कहे अ, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, प्राणवायु सीधे मुख से निकलती हुई बाहर आई, आ ई उ ऊ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मुंह के जितने भी अंग हैं उन्हें उनमें ज्यादा हलचल नहीं होती है। प्राणवायु जो है वह बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा रहित होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। वही यदि आप कहे च, तो देखिए जो हमारी जिह्वा है वह हमारे तालव्य से जाके टकराती है। तालव्य यानी कि जो तालू का भाग जो कहते हैं, जो कि दांतों और मसूड़ों से ऊपर का होता है। वही आप यदि कहेंगे प, तो हमारे होठ ओष्ठ जो है वह बंद हो जाते हैं। ये वही यदि हम कहेंगे कि क, तो हमारे कंठ पे एक जोर पड़ता है, ख घ घ, तो यहाँ पे कंपन होता है, एक जोर महसूस होता है। कहीं ना कहीं हमें उस वर्ण के उच्चारण में किसी न किसी बाधा का या मुख के अंग का जो है वह प्रयोग करना पड़ता है, और एक बाधा का जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा सहित हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो यदि हम स्वर की बात करें तो स्वर जो है, स्वर उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। और वहीं यदि व्यंजन की बात करें तो ये उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से परतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं, अर्थात ये अपने उच्चारण के लिए होते हैं, अर्थात व्यंजन अपने उच्चारण के लिए किस पे, स्वरों पर निर्भर होते हैं। अब कैसे हैं समझाऊंगा मैं। स्वरों पर निर्भर होते हैं। नोट कर दीजिए, फिर समझाते हैं आपको कि यह क्या है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे हम वर्णमाला कहें तो ज्यादा अच्छा है, अल्फाबेट्स, ठीक है। और हम जो पढ़ेंगे वह टोटल वर्ण को पढ़ेंगे। तो मैं आपको कह सकता हूं कि अपन 52 वर्णों की बात करें, समझाएंगे 56 क्या है, 44 क्या है, एक एक चीज को समझेंगे। तो सीधे सीधे हमने स्वर की परिभाषा देखी, हमने सीधे सीधे व्यंजन की परिभाषा देखी। तो देखिए स्वरों की जो संख्या है जो हिंदी में है वह कितनी है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जो व्यंजन है उनकी संख्या 52 में से, देखिए एक तीसरा और रूप है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि तीसरा यहाँ रूप समझने के लिए हम कहें तो वह है अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इस शब्द को मैं तोड़ के बताऊंगा अभी, अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जो व्यंजन है और अयोगवाह की जो संख्या है वह है 2। तो आप देखिए 52 में से 11 इन्हें निकाले और 2 इन्हें निकाल दे तो आपके सामने कितने बचते हैं, 39। इसी 39 को भी यदि हम तोड़ेंगे तो ये होगा 33 प्लस 4 प्लस 2। अब ये जो हमने विच्छेद किया है, इस 39 को खंडों में बांटा है, हम एक एक अंक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि 33 क्या है, वो 4 क्या है, वो 2 क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ेगा ये सारा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होता जाएगा। आप इसके सामने कोष्टक में इस प्रकार से उतार सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा था यहाँ पे कि स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह बिना किसी बाधा के भी आ, ई, उ, इस प्रकार से अपने मुख का जो है वह प्रयोग करता है, उच्चारण में प्रयोग करता है। लेकिन वह जो है वह क ख घ च आसानी से नहीं कह पाता। देखिए इनके लिए हमें किसी भी मुख के किसी भी अंग की विशेष जो है वह सहायता की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। और मैंने कहा ये स्वरों पे निर्भर है। तो आप इसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो क है, लेकिन आप इसे क्या उच्चारण करते हैं, तो यह जो है ये हो जाएगा क। इस क का पूर्ण उच्चारण नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें से जो है हमने स्वर को अलग किया। यदि स्वर्ग को यहां से निकाल दिया जाए तो यह क न रह के यह केवल क बन जाता है, जिसका एक स्पष्ट उच्चारण नहीं कह सकते हैं या नहीं हो पाता है। तो व्यंजन जो है अपने स्पष्ट उच्चारण के लिए जो है हमेशा किस पर निर्भर रहते हैं, स्वरों पे निर्भर रहते हैं। आगे बढ़े, एक छोटा सा चीज है अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह, यदि इस शब्द को ही तोड़ा जाए तो यह टूटता है अ धन योग धन वाह। देखिए एक उपसर्ग है जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है बिना या नहीं या न के अर्थ में। योग का अर्थ होता है जुड़ना या जुड़कर जो भी है। और वाह का अर्थ होता है वहन या इसका प्रयोग, वहन कहे या प्रयोग। तो किसके साथ वहन नहीं, सीधा सा कहे वे व्यंजन, वे व्यंजन जिन्हें जो जो है बिना वहन के होते हैं, जो नहीं जुड़ते हैं, जिनका जुड़ना नहीं होते हैं, जिनका जुड़ना नहीं होता है या जिनका वहन नहीं होता है। किनके साथ वहन नहीं होता है, तो व्यंजन के साथ वहन नहीं होता है। अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि अयोगवाह जो है, अयोगवाह जो है वह कभी किसी व्यंजन के साथ इसका वहन नहीं होता है। यह किसी व्यंजन के साथ सीधे सीधे
नहीं जुड़ता है। मुझे पता है आप मन में प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं कि ये कैसी बात हुई कि हमने तो सुना है कि कह होता है, लेकिन देखिए इस कह में यदि मैं स्वर को बाहर निकाल दूं तो इस प्रकार से कभी भी इसका प्रयोग नहीं हो सकता। यह पूर्णतया गलत है, पूर्णतः गलत है। तो अयोगवाह जो है हमेशा स्वर से ही जुड़ेगा, एक अकेले व्यंजन से यह कभी नहीं जुड़ सकता जब तक कि उसमें स्वर की मौजूदगी न हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। और ये क्या क्या है? यह है और यह है क्या? अह। ठीक है, इसे जो है हम कहते हैं क्या? अनुस्वार। इसे हम समझेंगे कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। और ये जो 2 बिंदियां हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? विसर्ग। ठीक है, एक बार नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह को वापस मैं बता दूं कि वे व्यंजन जो जुड़कर वहन नहीं होते, वे व्यंजन जो जुड़कर जो जुड़कर वहन नहीं होते, किनके साथ? व्यंजन के साथ। ये हमेशा किसके साथ जुड़ेंगे? यह हमेशा स्वर के साथ ही जुड़ेंगे। बिना स्वर के इनका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह पाएगा। यदि अस्तित्व तो है, लेकिन मतलब व्यंजन व्यंजन से सीधे नहीं जुड़ सकते। व्यंजन से जुड़ने के लिए इन्हें स्वर की आवश्यकता होती है, तो व्यंजन के साथ इनका वहन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पर? स्वर पे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं हिंदी व्याकरण की एक बहुत अच्छी शुरुआत यहां से हम कर चुके हैं। अगर आप इन टॉपिकों को सही नहीं पढ़ते हैं, हाथ में आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, सिर्फ देखने से यह आपको हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए याद हो जाएगा। मौके पर जब आपने वीडियो देखा है आपको समझ आ सकता है, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अभी यदि आप वे अभ्यर्थी हैं जो इन कंपटीशन क्लासेस से जुड़े हैं, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए वाकई में गंभीर है, तो यहाँ से आप पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठे और जैसा मैं नोट करवाता हूँ आप नोट करते जाएं। आपको गारंटी देता हूँ कक्षा में पढ़ाया हुआ कक्षा में ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो स्वरों की संख्या जो है वह कितनी है? 11 होती है। तो आप नोट करें मेरे साथ, और जैसे मैंने नोट किया है आराम से आप स्पेस लेवे और बाद में तसल्ली से नोट करें। ठीक है, आप आराम से पहले 5 लिखे, 6 लिखे, आराम से एक लाइन नीचे छोड़िएगा, उसके बाद नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अपन बहुत सी लिखने की बात, यहाँ से भी मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, हल्का सा मिटाऊंगा, आप भी नीचे 1-2 लाइनें छोड़िएगा। नोट कीजिए आप।
देखिए, जिन स्वरों को हम देख सक रहे हैं किसके साथ, अ आ ई, इसे ह्रस्व ई कहते हैं या लघु ई कहे या मूल स्वर जो है कह सकते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे इसे। ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अह जो है वह अयोगवा होते, वह स्वर नहीं होते, वे न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अयोगवा को हम कह सकते हैं कि वे व्यंजन जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, सॉरी, वे वर्ण जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। अंत में टॉपिक के बाद हम सभी की परिभाषा नोट करेंगे, ताकि आपको यूं भी लगे हाँ, हमने कुछ किताबें भी, कॉपियों के पत्ते भी भरे हैं, कॉपियों के पेज आपको भरने का समुचित मौका दिया जाएगा। आप थक जाएंगे लिखते लिखते, लेकिन यहाँ ये चीजें संधि की नींव लेके आती है। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे, और जैसा मैं करता हूं आपको वैसा करते जाना है। ठीक है, तो आप चाहे तो 1 से 2-3 कलर के पेन भी रखेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस प्रकार का घोला किया है, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, और जिस पे किया है उसी पे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हर किसी पे कर दिया। मैंने इस अ को इस वृत्त में बंद किया है, ह्रस्व ई, छोटी ई जिसे हम कहते हैं, उसे इसे बंद किया है वृत्त में, छोटे ऊ को वृत्त में हमने बंद किया है, और री को हमने वृत्त में बंद किया है। तो मैंने ये जो निशान लगाया है, ठीक है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें जो है यदि एक शब्द में कहे तो इसे कहते हैं क्या? मूल। एक अन्य इसका नाम है ह्रस्व, ह्रस्व या लघु। क्या एक और शब्द होता है इनके लिए, एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी हुई आपके सामने? 4। कौन कौन से हुए? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो फिजिकली हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद लिख देंगे, कोई बात नहीं। यहां तक किया आपने। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े। इस प्रकार का निशान बनाइएगा। ठीक है, किसे मैंने बंद किया है? आ को, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ या बड़ी ई या बड़ा ऊ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कर दिया होगा आपने। अब देखिए, मैंने इस प्रकार का एक निशान किया है, उसके सामने आप लिखे यौगिक स्वर। परिभाषा आप लिखना चाहें तो देखें, वे स्वर जिनका निर्माण समान स्वरों के योग से या मेल से होता है, यौगिक स्वर
कहलाते हैं। तो देखिएगा कि मैंने किसके सामने इस प्रकार का जो है वह निशान बनाया है। एक तो है क्या, आ, एक क्या है ई, और एक क्या है उ। और मैंने इन तीनों को नाम दिया है, क्या नाम दिया है, यौगिक स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई कितनी, 3। मैंने कहा वे स्वर जिनका निर्माण समान स्वरों के योग से होता है उन्हें यौगिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हुई, 3। तो मैंने कहा कि क्या आ, इस आ का निर्माण कैसे हुआ, तो आ जो बनता है वह बनता है अ धन अ से। अ धन अ, क्या कहेंगे इसे, आ। मैंने कहा बड़ी ई, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, सॉरी, इसका जो निर्माण होता है, यह जो बनता है वह किससे बनता है, ई धन ई से। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जो नए नए जुड़े हैं उनको हो सकता है मजा आया हो, या फिर उनको लगा है कि ये तो बहुत आसान है। ये आसान नींव है, इस आसान को अच्छे से समझा तो सब सहज होगा, ठीक है। और अंत में हमने कहा है बड़ा ऊ, जिसे दीर्घ ऊ कहते हैं, उसका जो निर्माण होता है या वो जो बनता है वह किससे बनता है, ऊ प्लस ऊ से, ठीक है, ये नोट करें आप। और यहां से आप देखिए संधि की भी बेसिक स्टार्ट होगी, यहां से हमने संधि की भी नींव शुरू की है। नोट कर लीजिए सभी। आगे बढ़े, देखिएगा। हाँ जी, वापस उसी पैनल पे आए, ये हो गए। अब अगला निशान आप लगाइएगा इस तरीके से। आराम से समय ले, और वापस मैंने कहा था आपको कि अच्छा स्पेस रखे, ताकि यहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा। इन निशानों को करवाने से यही है कि आपको आसान तरीके से कैसे याद करवा दूं। मैं सीधा यदि लिख के इस प्रकार के निशान नहीं बनाता तो हो सकता है कि थोड़ा याद करने में दिक्कत, लेकिन आपको यहाँ पे 3 निशान ही याद रखने हैं, और जिन स्वरों पे मैंने बनाए हैं उन्हीं को। और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनाया है। चौथा, तीसरे प्रकार का मैंने ये जो निशान आपके सामने बनाया है, ठीक है। तो हमने एक नया निशान यहाँ पे बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे इसे हम नाम देंगे क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संख्या कितनी हो गई इनकी, 4, ठीक है। कितनी हुई संख्या इनकी, 4। यदि परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिखे वे स्वर जिनका निर्माण, जिनका निर्माण असमान स्वरों से हुआ है, असमान स्वरों के योग से, योग से होता है, उन्हें उन्हें संयुक्त स्वर कहते
हैं। ठीक है, उन्हें नोट मत कीजिएगा, आराम से नोट करने का समय आपको दिया जाएगा। वे स्वर जिनका निर्माण असमान स्वरों के योग से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर मैंने उनकी संख्या लिखवाई थी कितनी, 4। इनका उच्चारण हम समझेंगे कि इनका उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यह जो ए है, ठीक है, वह जो बनता है वह बनता है अ धन ई से। किससे बनेगा, अ धन ई, और ये दोनों मिलके बनते हैं क्या, ए। उसके बाद इसे हम, जो कि बहुत गंदा या बहुत अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ऐ, ए ऐ ओ औ, जबकि यह ऐ नहीं होके ये जो इसका निर्माण जो होता है वह होता है अ धन ए से। तो ये होता क्या है, अय होता है, ए अय ए अय। तो इसका निर्माण होगा, वह होगा किससे, अ धन ए से। उसके बाद जो ओ है उसका जो निर्माण होता है वह होता है अ धन उ से। किससे होगा, अ धन उ से। और ये जिसे हम औ कहते हैं वह औ न होकर इसका निर्माण जो होता है वह होता है अ धन ओ से। किससे होता है, ओ से। तो ये होता, इसका सही उच्चारण क्या होगा, औ। क्या होगा, औ। तो ए अय ओ औ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी संधि की नींव नींव जो है यही रखी जाती है। संधि की शुरुआत माने आप वर्ण विचार के साथ, ये आपने सही से समझा, आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नोट करें आप, क्या, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका निर्माण असमान स्वरों के योग से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन से हैं, ए ऐ ओ औ। ए का निर्माण होता है अ धन ई से, ऐ का निर्माण होता है अ धन ए से, ओ का निर्माण होता है अ धन उ से, औ का निर्माण होता है अ धन ओ से। नोट कीजिए इसे। ठीक है, मैं मानता हूं आपने नोट कर दिया होगा, और ये आपको याद रखना है। और समझाने का जैसा इसमें कुछ है नहीं। देखिए, ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि जो ई है, ए है वो अ धन ई से है, अय जो है वो अ धन ए से है। मैं आपको ये जरूर दिला सकता हूँ, अय जो है मैंने बोलते ही वहां पे अ ए का मिश्रण किया है। तो इसके उच्चारण में यदि हम शुद्धि बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यह याद भी सही से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। देखिए, वापस आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये जो 11 स्वर हुए वह तो क्या होंगे, इन्हें कहेंगे भौतिक स्वर। क्या कहेंगे, भौतिक स्वर। भौतिक स्वर, इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मात्रात्मक स्वरों की संख्या कितनी है। क्या, मात्रात्मक स्वर। मात्रा से क्या समझे, देखिएगा, ये जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये क के साथ भी जुड़ा है तो इसमें हम मात्रा का पता नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ जो है वह इस तरीके से हमें दिखाई देता है। यदि मैं कहूं कि यह च है, तो यदि इसमें आ जुड़ेगा तो वह एक मात्रा के रूप में जुड़ेगा। तो देखिए, यह देखिए, यह आ की मात्रा है। जो छोटी ई है वो कुछ इस तरीके से जुड़ती है। बड़ी ई है जो है वह कुछ इस तरीके से जुड़ती है। छोटा ऊ,
इस तरीके से जुड़ता है, बड़ा ऊ इस तरीके से जुड़ता है, यह जो री है वह इस तरीके से दिखाई देती है हमें। उसके बाद ये जो ए है, ये जो ए है वह कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। जो ए है वह कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। जो ओ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो औ है वह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो है मात्रात्मक स्वर है और इनकी जो संख्या है वह कितनी होती है? 10। सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछे। तो भौतिक स्वरों की संख्या कितनी? 11 और मात्रात्मक स्वरों की संख्या कितनी? 10। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, इस पूरे वृत्तांत को समझिएगा। देखिए मैंने अ, ई, उ, री, इन्हें मैंने क्या कहा? इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इन्हें लघु भी कहते हैं, इन्हें मूल भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक का भी दर्जा दिया गया है। इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई। उसके बाद जो है मैंने यौगिक शब्द यौगिक स्वर की बात की। वे स्वर जिनका निर्माण माफी चाहता हूं, समान स्वरों के योग से या मेल से होता है उन्हें यौगिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। अ धन अ मिलके बनाते हैं आ, ई धन ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई, जिसे दीर्घ ई भी कहा जाता है, कहते हैं। और ऊ धन ऊ, जिन्हें बड़ा ऊ भी कहते हैं। और उसके बाद संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 है। वे स्वर जिनका निर्माण असमान स्वरों के योग से या मेल से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जो ए है वह मिलके बनता है अ धन ई से। जो अ है वह मिलके बनता है अ धन ए से। जो ए है वह मिलके बनता है अ धन ऊ से। और जो औ है वह मिलके बनता है अ धन ओ से। ठीक है, एक बार आप मात्रात्मक स्वर नोट करना चाहे, 1 मिनट का समय आप नोट कीजिए। उसके बाद हम क्लास के अंतिम बिंदु पे एक छोटी सी और चीज है उसे समझ लेते हैं। तो ये मात्राएं भी नोट कीजिएगा। देखिए थोड़ा स्पेस रखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। मैं भी भूल गया यहाँ पे रखना। अगली कक्षा में मैं आपको एकदम स्पष्ट थोड़ा और लिख के बता दूंगा, ताकि आप वापस भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है दीर्घ स्वर। इसका एक अन्य नाम भी है, क्या? संधि स्वर। यदि मैं आपके सामने एक निशान करूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैंने आपके सामने एक निशान बनाया है कुछ ऐसा, और दूसरा आपके सामने कुछ निशान बनाया है ऐसा। यह देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो है वह किसकी बात कर रहे हैं? यौगिक स्वर की बात। यह देखते ही आपको समझ में आ गया कि मैंने किसकी बात की है? संयुक्त स्वर की बात। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? या संधि स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। यौगिक एवं संयुक्त स्वरों को यदि एक शब्द में हम नाम देना चाहें तो इन्हें दीर्घ स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है, इसे नोट कीजिए। आज के लिए यहीं तक। कल जो है हम व्यंजन पे जाएंगे। उसके बाद हम इनके उच्चारण स्थल से देखेंगे, इनके समस्त विभेदों को पढ़ेंगे, और उसके बाद छोटी मोटी परिभाषाएं जो है उसे देखते हुए इस टॉपिक का अंत करेंगे। लगेगा इसमें 3 से 4 क्लासेस लगेगी, लेकिन ये टॉपिक बहुत समझाने जैसा है। इसको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। याद करवाने की गारंटी मैं देता हूँ। बस आप में पुनः मैं कहूँगा
कि भाषा को सीखने के तीनों सोपान आप में होने चाहिए: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत।